जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का दिन बड़ा अहम दिन रहा तहरीक इंसाफ के लिए। आज का दिन बड़ा अहम दिन रहा इमरान खान के लिए। आज का दिन अच्छा साबित हुआ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए। आज दो रिलीफ मिले तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। पहला रिलीफ जो डायरेक्ट रिलीफ है वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस को रोक दिया है 11 जनवरी तक। स्टे ऑर्डर दे दिया है साइफर केस पर और साइफर केस की समातें रोक दी हैं 11 जनवरी तक। जो बिलवास्ता मतलब इनडायरेक्ट रिलीफ मिला तहरीक इंसाफ को, वो ये मिला कि शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें गुज़श्ता रोज बदतमीजी और बदतहजीबी के एक अजीम शाहकार बनाकर गिरफ्तार किया गया था, आज उनका 30 रोजा रिमांड मांगा गया। पुलिस ने रिमांड मांगा, रावलपिंडी पुलिस ने, मगर अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्हें अडयाला भिजवा दिया, जेल भिजवा दिया। मतलब वो कल या परसों अपनी जमानत के लिए अदालत से रजू कर सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं साइफर केस की। जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जमानत दे रखी है और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही कर रहे थे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और बेंच में शामिल थे अतरम मिनल्ला साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। 3 रुकनी बेंच ने साइफर गुब्बारे से वैसे तो हवा निकाल दी थी, साइफर केस को उड़ाकर रख दिया था। और वैसे तो अब साइफर केस एक फॉर्मेलिटी रह गया है और साइफर केस में कोई इमरान खान को कोई बहुत बड़ी ना सजा हो सकती है, ना बहुत बड़ा कोई इमरान खान के खिलाफ या शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फैसला आ सकता है। और अगर आया भी तो इस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी ये उड़ जाएगा। आपके ज़हनों में है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा था कि ये तो साइफर है ही नहीं, साइफर तो डीकोड हो चुका। साइफर तो डीकोड हुआ तो फिर साइफर साइफर ना रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइफर केस मफरूजों पर बनाया गया। साइफर केस में जो शिक्कें लगाई गई वो गलत हैं। साइफर केस की ठोस बुनियादों पर नहीं बना। साइफर में तफ्तीश ठीक नहीं हुई। साइफर में मतलूबा सबूत नहीं है जितने सबूत मिलने चाहिए थे। और आजम खान पर सवाल उठाए कि आजम खान 1 महीना कहाँ रहे, आजम खान 1 महीना कहाँ लापता रहे, आजम खान को किसने लापता किया, 1 महीना वो कहाँ रहे, 1 महीने बाद खामोश क्यों हुए, और फिर 1 महीने बाद उन्होंने कहाँ किसके कहने पर वादा माफ गवाह बने और बयान दिया। और फिर इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एतराज किया था कि साइफर केस 7 महीने के बाद इसकी एफआईआर दर्ज हुई है। मतलब साइफर केस का आसान लफ्जों में बताऊं, साइफर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कहा कि जो साइफर केस बनाया है वो केस ही गलत है। मतलब साइफर तो साइफर था ही नहीं, वो तो जब तक इमरान खान के पास पहुंचा डीकोड हो चुका था, वो डीक्लासिफाइड हो चुका था। और साइफर केस मफरूजों पर, और साइफर केस में जितनी शिक्कें लगी हैं वो गलत हैं, और साइफर केस की तफ्तीश ठीक नहीं हुई। साइफर केस का मेन गवाह मशकूक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा ये सारे कहकर और शहबाज हुकूमत पर ये लगा कर कि अगर साइफर गुम हुआ था तो शहबाज हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने जब वजीर आजम थे, वफाकी काबीना का इजलास किया, 2 सलामती कमेटी के इजलास किए, क्यों नहीं बताया कि साइफर गुम हो गया था। तो लिहाजा और कहा इमरान खान मासूम है, जिस पर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के तन बदन में आग लगी हुई है कि कल की सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि इमरान खान सादक और अमीन है और आज की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इमरान खान मासूम है। असी तो उजड़ गए, और वाकई वो ज़हनी तौर पर उजड़ गए। 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं तब तक इस लफ्ज मासूम पर। हालांकि अगर जरदारी साहब, अगर बिलावल भुट्टो भी जज हों तो वह जरदारी साहब को मासूम ना कह सकें, और अगर नवाज शरीफ साहब के लिए यूरोप, बरतानिया, अमेरिका के जज लाए जाएं तो वो भी नवाज शरीफ को मासूम ना कह सकें। लिहाजा उनको आग तो लगनी थी। तो उस साइफर केस को टेक्निकल बुनियादों पर बहुत सारे उसमें इफ्स एंड बट्स हैं कि साइफर ओपन हो रहा है, अडयाला जेल में साइफर की समात क्यों हो रही है, ओपन हो रहा है, ओपन समात है कि खुफिया समात है, और इसका जो अगर ये खुफिया समात है, इन कैमरा समात है, तो इसमें सारों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा,
اور اگر یہ خفیہ سماعت ہے، ان کیمرہ سماعت ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ اور اگر یہ خفیہ سماعت ہے اور اوپن سماعت نہیں ہے تو کیوں ہے؟ اور جج صاحب کا کیا کردار ہے؟ اور جج صاحب نے پوری فارمیلٹیز، پورے پروسیجر کیا یا نہیں کیا؟ اور سارے جو پیچھے پورے ڈائریکشنز ہیں وہ سارے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانگے ہیں، اور 11 جنوری تک سماعت ملتوی کی ہے، اور سماعت 11 جنوری تک، اگلی سماعت تک سائفر کیس کی سماعتیں روک دی ہیں۔ ویسے تو سائفر فارغ ہو چکا ہے ایک طرح سے، لیکن جو ٹیکنیکل بنیادوں پر اب سائفر کیس کی سماعت بھی رک گئی ہے اور آگے چلا گیا ہے۔ دوسری بات ہے شاہ محمود قریشی کی۔ پاکستان کی تاریخ میں جو شرمناک واقعے لکھے جائیں گے ان میں ایک شاہ محمود قریشی کی گرفتاری بھی ہے۔ شاہ محمود قریشی کیوں میں ایسا سمجھتا ہوں؟ دیکھ، پہلی بات کہ شاہ محمود قریشی کی یہ بات چھوڑ دیجئے کہ شاہ محمود قریشی آج جب وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا، ہتھ کڑی لگا کر جب انہیں پیش کیا گیا تو ادھر وہ روئے بھی، آبدیدہ بھی ہوئے، اور انہوں نے اپنا دل کھول کے رکھا۔ انہوں نے وہاں بات ہی یہاں سے شروع کی کہ مجھے اس ملک کے ایک بڑے ذمہ دار آدمی نے کہا تھا کہ آپ 9 مئی کے کسی واقعے میں ملوث نہیں ہیں، آپ صاف ہیں، شفاف ہیں، لیکن اب مجھ پر 9 مئی کا جھوٹا اور جعلی اور من گھڑت مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ اور سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی معاون ملزم ہیں عمران خان کے ساتھ، اور سائفر کیس میں 131 دنوں کے بعد جب اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی، وہ رہا ہوئے، تو اس کے بعد اچانک، اب سنیے گا ہوا کیا، 131 دنوں کے بعد شاہ محمود قریشی سائفر کیس سے ان کی ضمانت ہوتی ہے، تو اس کے بعد کوئی اور کیس نہیں چل رہا ہوتا یا کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ہوتی، تو اس کے بعد وہ شاہ محمود قریشی جو سارا پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ 9 مئی کے کسی واقعے میں انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ملوث نہیں ہے، سارے پاکستان کو پتا ہے کہ 9 مئی والے دن وہ کراچی میں تھے، ان کی بیگم صاحبہ کی سرجری تھی، اہلیہ کی سرجری تھی، اور پھر اب سارے پاکستان کو پتا چل گیا کہ جس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا اس کا 6 جون تک، اس سال کی 6 جون تک کسی کو بھی کچھ پتا نہیں تھا، یا یہ مقدمہ نہیں تھا، کیونکہ 9 مئی تو مئی میں ہوا، 9 مئی کو ہوا، یہ 6 جون تک یہ مقدمہ ان پر نہیں تھا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جب شاہ محمود قریشی کی درخواست پر مقدمے ان کے خلاف منگوائے گئے تو بتایا گیا کہ آپ کے خلاف 5 ایف آئی آریں ملتان میں ہیں اور 4 ایف آئی آریں لاہور میں ہیں، اس کے علاوہ کہیں کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، اور یہ جو ایف آئی آر جس میں انہیں گرفتار کیا گیا یہ راولپنڈی کی آرا بازار تھانے کی ہے، جو اس لاہور ہائی کورٹ میں نہیں پتا کسی کو تھا اور لاہور ہائی کورٹ میں نہیں پیش کی جا سکی، مطلب جون تک ان پر مقدمہ نہیں تھا، یہ ابھی کوئی تازہ بنا ہے یا گرفتار کرنے کے لیے بنا ہے، تو ایک 9 مئی میں یہ ملوث نہیں تھے، نہ ڈائریکٹ یا نہ انڈائریکٹ، دوسرا 9 مئی والے دن یہ کراچی میں تھے اپنی اہلیہ کی سرجری کے لیے، تیسرا جس مقدمے میں گرفتار ہوئے وہ مقدمہ ہی نہیں تھا، اس مقدمے کا نام و نشان نہیں تھا، چوتھا پہلے جس دن ان کی رہائی ہونی تھی اس دن پہلے صبح ڈپٹی کمشنر اسلام آباد راولپنڈی ایک ایم پی آرڈر جاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے ملزمان کو اکسانے میں ملوث رہے ہیں، اور ان کے خلاف پنڈی میں ایک ایف آئی آر بھی ہے، اور ان کو جیل میں رکھنا ضروری ہے، تحویل میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ باہر نکل کر پھر نہ کہیں 9 مئی کر دیں، مطلب 9 مئی جیسے حالات پیدا کر دیں، لہٰذا انہیں ایم پی او آرڈر کے تحت 15 دن کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے۔ اچانک پھر ڈپٹی کمشنر صاحب کو یہ آرڈر جاری کرنے کے بعد راولپنڈی انتظامیہ کو اور پولیس کو یاد آتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو منع کر دیا ہے ایم پی اوز کے تحت گرفتار کرنے سے، تو پھر چند گھنٹے بعد ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اپنے کہے ہوئے سے مکر جاتے ہیں اور ایم پی او آرڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مطلب چند گھنٹے پہلے راولپنڈی کی پولیس اور انتظامیہ کی نظر میں شاہ محمود قریشی ایک خطرناک ملزم تھے، اور وہ ان کا باہر نکلنا نہیں چاہیے تھا، انہیں باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن چند گھنٹوں بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو پھر جب شاہ محمود قریشی کو یہ پتہ چلا اور شاہ محمود قریشی رہا ہونے کے بعد اپنا سامان 2 بوریاں نما 2 بیگوں میں ڈالنے کے بعد جب اڈیالہ جیل کے
ड्योढ़ी में पहुंचे, बाहर देखा तो बाहर पहले से रावलपिंडी पुलिस मौजूद थी। वहां शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मीडिया मौजूद था, कैमरे मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद थी क्योंकि वो रिहा हो रहे थे, और उनके वर्कर्स मौजूद थे, लेकिन वहां फिर पुलिस, अभी वो बातचीत ही कर रहे थे और बता रहे थे कि मेरे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं और किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं हुआ, मेरे पास ऑर्डर है, और ये कानूनी तौर पर मैं रिहा हो चुका हूँ, लिहाजा अब आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये बातें वो कर रहे थे कि एक एसएचओ साहब और दो उनके साथ एहलकार, और उन्होंने धक्के मार कर, धकेल कर, घसीटते हुए बख्तरबंद गाड़ी में लाए, और शाह महमूद कुरैशी चीखते चिल्लाते रहे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये देख लीजिए ये क्या कर रहे हैं, ये जुल्म है, ये इंसाफ का कत्ल है, ये जुल्म है। और फिर उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया गया। और फिर शाम को, उसी शाम को, जिस सुबह दोपहर के वक्त ये हो रहा था, उसी शाम को शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी गई इलेक्शन कमीशन, और वहां उन्होंने दरखास्त दी कि अभी तक कई घंटे गुजर गए हैं, मेरे बाप का कोई अता पता नहीं, जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है पिंडी में, उस थाने में भी नहीं पहुंचे, कहीं पेश भी नहीं हुए, और उन्हें अगवा किया गया है। और आप इस हवाले से, चूंकि वो उम्मीदवार भी हैं, इस हवाले से उनकी हमारी मुआवनत करें और उन्हें बाजियाब कराएं। लेकिन ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन से क्या होना था, कुछ भी नहीं होना था। इलेक्शन कमीशन इस जोगा होता तो ये वाकई ना होता। खैर, उसके बाद अगले दिन, आज मतलब, शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया गया। पहले मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, फिर जज साहब के आगे इhtजाज हुआ शाह महमूद कुरैशी के वकीलों का, तो मीडिया को अलाउ किया गया। शाह महमूद कुरैशी को लाया गया, हथकड़ी लगाकर लाया गया, और फिर जब वो अदालत में पहुंचे तो वो फट पड़े, उनके आंसू सुने, वो उनके आंसू रवां हो गए, वो आबदीदा हो गए। उन्होंने बताया कि मुझे गालियां दी गई हैं, मैं 2 दफ़ा का वज़ीर ख़ारजा हूँ, 5 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ, मैं सीनियर सियासतदान हूँ, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का डिप्टी और वाइस चेयरमैन हूँ, और मैं किसी हल्फन कह रहा हूँ, मैं हल्फ उठाने को तैयार हूँ कि मैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं, ना मेरा कोई किरदार है, और मुझ पे ये मन घड़त और झूठा मुकदमा बनाया गया। मुझे जेल की हदूद से गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, धक्के मार कर, बदतमीजी से, बदतहजीबी से मुझे ले जाया गया। फिर मुझे गालियां दी गई, जब मैं गिरफ्तार करके एक नामालूम जगह पर ले जाया गया, तो वहां मुझे एसएचओ ने गालियां दी, दूसरे एसएचओ ने मुझे ठुड्डे, मुक्के और लातें मारी, और मुझे सारी रात ठंडे कमरे में फर्श पर बिठा रखा गया, और सारी रात मुझे सोने नहीं दिया गया। मैं पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता रहा हूँ, मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए बात की है, पाकिस्तान के लिए मेरी जान हाजिर है, मैं पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूँ। क्या मुझे यही सिला मिला है इसका, इस बुजुर्गी का, इस पार्लियामेंट में 5 दफ़ा रहने का और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने का? तो वहाँ शाह महमूद कुरैशी आबदीदा हो गए। जज साहब ने कहा इनकी हथकड़ी खोलें, हथकड़ी खोल दी। फिर उसके बाद समाअत शुरू हुई। जज साहब ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? रावलपिंडी पुलिस ने खैर से कहा 30 दिन का रिमांड दें। पूछा गया क्यों, तो उन्होंने अपनी दलाइल दिए, लेकिन जज साहब को शाह महमूद कुरैशी के दलाइल ज़्यादा वजनी लगे। उन्होंने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अब शाह महमूद कुरैशी वहां से अपनी जमानत अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जहां से बात चली थी, मतलब अडयाला जेल से निकलते गिरफ्तार हुए, अब फिर अडयाला जेल में पहुंच चुके हैं। और शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि रात को जब मैं ठंडे कमरे में था और ये मुझे सोने नहीं दे रहे थे, मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी सांस रुकने लगा, मेरे सीने में दर्द हुआ, मैंने 2-3 मरतबा पुलिस अफसर से कहा मुझे किसी डॉक्टर को दिखाएं, मगर मुझे किसी भी डॉक्टर को दिखाया नहीं गया, उल्टा मुझे गालियां दी गई। एक बात तो है कि एक बंदा जो 9 मई के किसी भी, ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुलव्वस नहीं, जो सीनियर सियासतदान है, शरीफ आदमी है, जिसने कभी इंतकामी सियासत नहीं की, ना उसके हक में है, और जो 5 दफ़ा पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका हो, 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रह चुका हो, उसके साथ ये बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी। मैं इस हक में नहीं हूँ कि अगर आपका मुकदमा है, अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार करें, मगर बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी से, धक्के मार कर, गालियाँ, मुक्के, ठुड्डे, लातें, ये तो किसी सूरत भी
کسی ملزم کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر تحریک انصاف کے سیاستدانوں کے کسی سیاستدان کے منہ پر کپڑا، کسی سیاستدان کو ہتھ کڑیاں، کسی کو دھکے، کسی کو مکے، کسی کو لاتیں، کبھی یہ پیپلز پارٹی کے کسی سیاستدان کے ساتھ ہوا ہے؟ کبھی یہ نواز شریف یا ان کے کسی سیاستدان کے ساتھ ہوا ہے؟ اور نہیں ہونا چاہیے، لیکن ویسے بتانا چاہتا ہوں کبھی یہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ پاکستان زندہ باد۔